हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लास शुरू होने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और आगे क्वेश्चंस आपके लिए और भी लाऊंगा टाइम मिले तो, ठीक है। वैसे आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बट फिर भी जितना हो सके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे, 36वां प्रश्न आज हम यहाँ पे करेंगे। तो 36वां प्रश्न क्या है, देखो आपको दो फिगर दिए हुए हैं बट दो फिगर देने की यहाँ पे पता नहीं क्या ज़रूरत थी। एक ही फिगर से काम हो जाता जो मेन पूछा हुआ है। ये वाला फिगर तो नावे पूछा है तो अलग ही इसको मान के चलो। दूसरा फिगर वो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीआर पूछा गया है। जब पीआर पूछा है तो इस फिगर से पूछा है। इस फिगर का क्या मतलब है पता नहीं, मुझे नहीं पता और मैं सॉल्व भी नहीं कर मतलब समझ भी नहीं पाया कि दोनों फिगर का क्या है। आप समझे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप दोनों फिगर क्वेश्चन में दोनों फिगर देने का मतलब क्या है, आप बता दीजिएगा अगर आप समझे इसको तो, ठीक है। तो मेन फिगर ये है क्योंकि हमें पीआर निकालना है। ऑप्शन हमें ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा जो है टफ सवाल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टफ सवाल है। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मूला भी अगर मैं आपको बता दूं फिर भी यहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत दिक्कत इसलिए आने वाली है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यहाँ पे यूज़ होगा तो थीटा निकालना है, यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। रैंडमली अगर हम कोई भी एंगल निकालेंगे, कोई भी एंगल निकालते हैं, जो इजी एंगल होते हैं वो तो निकल जाते हैं लेकिन टफेस्ट जो एंगल होते हैं वो नहीं निकल पाते। तो उनके लिए हम क्या करें, कैसे करें, कैलकुलेटर का तो हम यूज़ कर नहीं सकते। सो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36वां प्रश्न है ये हमारा, देख लो ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है। 36वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, पीआर फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, पीआर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं। कभी भी अगर हमें किसी ट्रायंगल में साइड दिए हुए हों और एंगल दिए हुए हों और कोई अन्य या कोई तीसरा साइड हमें गिवन निकालने को बोला हो तो हम दो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एक है साइन से संबंधित नियम, ठीक है। साइन लॉ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। साइन से संबंधित नियम, वो नियम क्या कहता है कि अपोजिट साइड ऑफ विपरीत भुजा किसकी, जो हमें निकालना हो, जो हमें क्या करना हो, फाइंड करना हो। जैसे इसको हम सिंपल सा, इसको मैं इस तरह ना लिखते हुए इस तरह ही लिख लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि ए बाई, यहाँ पे भी आपको समझाऊंगा ए क्या है, ठीक है। ए बाई साइन ए, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल ए से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो आपको पता है साइन ये सब एंगल होते हैं, ठीक है। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ये साइड होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये साइड होते हैं। ये साइड है और नीचे वाले एंगल है, आपको पता होगा, होना चाहिए पता आपको, ठीक है। नहीं पता है तो समझ लो, ऊपर वाले हैं साइड, नीचे वाले हैं एंगल। तो जो ए है यहाँ पे साइन एंगल, यहाँ पे साइन ए है, ठीक है। क्या है, साइन ए। तो हम किसी भी एंगल को ले लेते हैं। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ एंगल, इस वाले एंगल को, एंगल पी। इसमें मैं रख के देखूं तो अगर ये एंगल पी होगा तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, इस एंगल का अपोजिट साइड यानी सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड, क्यू आर। तो ये जो ऊपर भुजा होगी ये क्यू आर होगी, उसके सामने वाली भुजा, जो एंगल हम नीचे लिख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एंगल क्यू ले रहा हूं तो इसके सामने वाली, तो ये जो ऊपर साइड होगी ये इसके सामने वाली साइड होगी। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, यानी पी आर इज इक्वल टू, अब कौन सा एंगल बचा हुआ है, एंगल आर। तो एंगल आर का जो सामने वाली साइड है वो क्या है, वो ये है,
पी क्यू। आई होप आप समझे होंगे इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो कॉस से संबंधित होता है, इसको हम कह सकते हैं कॉस लॉ। ये क्या होता है, ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब यहाँ पे सी स्क्वायर क्या है, सी यहाँ पे जो सी है ये वो भुजा है जो हमें, या वो एंगल है जो हमें निकालना है। ठीक है, ये सी वो भुजा है जो हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे जो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर क्या है, जो भुजा हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमें पी आर फाइंड करनी है, तो ये जो सी है ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ये ए इनमें से कोई भी आप मान के चल लो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आप ये मान के चल लो क्यू आर का स्क्वायर। अब ये जो कॉस सी है, आप कहोगे सर यहाँ पे जो कॉस सी है ये क्या है, अभी आपने कहा सी पी आर है, तो क्या यहाँ पे भी हम पी आर लिखेंगे, नहीं। इसके सामने वाली, इसके सामने वाला, इसका सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमने सी क्या माना था, यहाँ पे हमने सी क्या माना था स्टार्टिंग में हमने सी माना था जो भुजा हमें निकालनी है, जो भुजा हमें निकालनी है। तो कौन सी भुजा हमें निकालनी है, पी आर। तो ये जो कॉस सी, ये जो एंगल होगा ये इसके सामने वाला एंगल होगा, इसके सामने वाला एंगल क्या है, क्यू। तो ये जो यहाँ पे सी होगा ये यहाँ पे होगा क्यू। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझे होंगे। ठीक है, आई होप आप इसको यहाँ पे क्या होंगे, समझे होंगे। ओके, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे तीनों इक्वल हैं तो हमें वो वाला रेशियो चाहिए जिसमें पी आर हो। तो यहाँ पे पी आर है तो कोई भी ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। ठीक है, कोई भी ले लो, निकल जाएगा आपका। मतलब कुल मिला के आपको वो लेना है जिसकी साइड दी हुई हो, जिसकी साइड दी हुई है और जिसका एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, वो लेना है। तो मैं आगे के दो को ले लेता हूँ और पी आर उसमें होना चाहिए क्योंकि हम पी आर निकालेंगे। तो क्यू आर कितना है 5 और एंगल पी कितना है 20 डिग्री। ठीक है, साइन भी होगा इसमें, साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब इज इक्वल टू पी आर। पी आर क्या है, पी आर क्या है, पी आर हमें निकालना है और ये हो जाएगा हमारे क्यू 130 डिग्री यानी साइन 130 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन 130 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू पुट करो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, वही पी आर की वैल्यू होगी। तो पी आर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपके आएगी 10 या 10 के करीब आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे 10 है, आप कहोगे नहीं है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आप इस वाले फॉर्मूले को का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37वां प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब चूंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ओके, तो समबाहु त्रिभुज में जो अंतः केंद्र है यानी जो इन सेंटर है, जो बाह्य केंद्र है यानी जो ऑर्थो सेंटर है, और जो केंद्रक होता है यानी सेंट्रोइड होता है, वो कहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो होते हैं कोइंसिडेंट पे होते हैं, यानी वो संगामी होते हैं। मैं आपको बता दूं संगामी क्या होते हैं। संगामी होता है कि किसी भी फिगर के मेनली ट्रायंगल से संबंधित होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में हम कह सकते हैं जब
जब तीनों एक ही बिंदु पर, जब तीनों एक ही बिंदु पर, हर चीज एक ही बिंदु पर हो, हर चीज एक ही बिंदु पर हो, हर चीज बोले तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चीजें एक ही बिंदु पर हों, मान के चलते हैं कि अंतः, वो दो या दो से अधिक चीज क्या है, अंतः केंद्र है, बाह्य केंद्र और केंद्र है। तो ये जब अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और केंद्रक सभी जो है एक ही बिंदु पर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम संगामी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, संगामी यानी कोइंसिडेंट। ठीक है, अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि संरैखिक क्या है। मैंने आपको बताया संगामी होता है त्रिभुज से संबंधित, तो संरैखिक होता है रेखा से संबंधित, यानी जब तीन बिंदु, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही बिंदु पे क्या होंगे, मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो उसको कहते हैं संरैखिक, इसको याद रखिएगा। और संकेंद्रीय क्या कहते हैं, संकेंद्रीय जब किसी वृत्त में, जब किसी वृत्त में चार या चार से अधिक, या आप कह सकते हो तीन या तीन से अधिक बिंदु उस की परिधि पर हो, उस वृत्त की परिधि पर हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संकेंद्रीय यानी कॉन्साइक्लिक। ठीक है, उसको ये कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझे होंगे, कोई यहाँ पे डिफिकल्ट इतना भी नहीं था। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। 38वां प्रश्न लघुत्तम समापवर्ती, ये तो आप ज्ञात कर ही लोगे, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, और इसको आप खुद ही ज्ञात कर लो, ये तो 6 से आपको बताया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट होगा 7560। ठीक है, ओके, चलो हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। उनचालीसवां प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ डिजिट दी हुई हैं। देखो 0, देखो 5, देखो 5 की पावर है, 5 की पावर क्या है, 0.25 इंटू, इसको भी हम 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5 की पावर में कैसे जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की घात हम इसको 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 की घात 3, और ऑलरेडी घात में क्या है 0.25, फिर नीचे क्या है अपॉन में, अपॉन में है 256, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 हो जाता है 256। ठीक है, तो 2 की पावर 8 में हम इसको लिख सकते हैं, ऑलरेडी पावर में है 0.10 इंटू, इसको भी हम फिर 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 8 और 0.15। ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, तो मैंने क्या कहा था, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा 5 की पावर 0.25, ठीक है, इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 15 को 5 3 6, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं नीचे करूँ तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2 की पावर 0.8 और इधर हो जाएगा हमारा 2 की पावर हो जाएगा 4, 8 एकम 8 4 12, तो ये हो जाएगा 1.20। ठीक है, 1.2 हो जाएगा समथिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ये 1.20। ठीक है,
अब मैंने क्या करता है, जब कॉफिशिएंट सेम होते हैं, जब घातों के कॉफिशिएंट सेम होते हैं और घात अलग होते हैं, पावर अलग होते हैं, तो पावर अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो जुड़ जाते हैं और अगर वो डिवाइड में है तो घट जाते हैं। तो पहले ऊपर ऊपर के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 प्लस 0.75, सेम नीचे हो जाएगा 2 की पावर 0.8 प्लस 1.2 लिखेंगे। जीरो का कोई यहाँ पे महत्व नहीं होता है। इसको मैं आगे सॉल्व करता जाऊँ तो यहाँ पे ये जुड़ेगा अगर घात, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 को 0 ऐसे लगो, 1 7 और 2 8, 7 और 2 9 सॉरी, और 1 10, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 को 0 हासिल लगा, 1 यहाँ पे ऑलरेडी था 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5/2 दूनी 4, तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 5/4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/4 आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 40वां प्रश्न यहाँ पे करते हैं। 40वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे। 41वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है 0.13 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है। तो पी की वैल्यू फाइंड करो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम 0.13 को पी स्क्वायर से भाग देंगे तो आंसर 13 आएगा। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को ज्ञात करो कि वो संख्या कितनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, अगर इक्वल टू के इधर कोई चीज़ भाग में होगा और उसको हम उधर ले जाएंगे तो वो किस चीज़ में जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो अगर मैं पी स्क्वायर को पल्ली तरफ यानी दूसरी साइड ले जाऊँ तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब 13 पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, 13 पी स्क्वायर के साथ कैसे में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई को मैं फिर से इधर ले आऊँ, 13 को इधर ले आऊँ, तो वो कैसे में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर को ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0.13 अपॉन 13, ठीक है। अब यहाँ से मैं दशमलव हटा दूँ तो 2 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाऊँ तो मुझे नीचे जो है 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। 2 ही जीरो क्यों बढ़ाए, क्योंकि 2 संख्याओं के आगे दशमलव है, इसीलिए जीरो लगाना पड़ रहा है, 2 जीरो लगाने पड़ रहे हैं। 3 होता तो 3 जीरो लगाते हैं, 4 होता है तो 4 जीरो लगाने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितना हो जाएगा, 13 कम 13 और ये हो जाएगा 100। तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/100। अब आपको पता है अगर स्क्वायर इधर हो, बराबर के इस साइड हो, राइट लेफ्ट साइड हो, और अगर हम स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएं तो वो किस में जाता है, अंडर रूट में जाता है, वो वर्गमूल में जाता है। अगर वर्गमूल को ला रहे हैं इधर तो वो स्क्वायर में आता है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझोगे। तो स्क्वायर उस साइड जा रहा है तो हम इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब 1/100 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 1/100 का अंडर रूट देखेंगे। अगर मैं देखूँ 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1 1 जो 1। 100 का अंडर रूट होता है 10, 10 ढाई 100। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/10। क्या यहाँ पे 1/10 है, नहीं, यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसे में है, पॉइंट में है। इसका मतलब हमें 10 का भाग इसमें देना पड़ेगा 1 में। तो अगर मैं 10 का भाग 1 में दूँ तो ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 0 हटा तो 1 अंक आगे दशमलव आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई 0.1, और 0.1 यहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझोगे। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आप चाहें तो आगे के क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, बट ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 19 मिनट, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे और जल्द ही और ग्रुप के लिए भी वीडियो लाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल UKT पाठशाला में।